नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट यूनिट 5 के अंतर्गत महादेवी वर्मा की लगी हुई कविता बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं के ऊपर बातचीत करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे और इस कविता के आधार पर जो भी संभावित प्रश्न बनेंगे उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि महादेवी वर्मा की दूसरी ऐसी कविता है जिसकी कि हम व्याख्या करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं नीर भरी दुख की बदली नामक कविता पर हमने चर्चा किया था, उसकी व्याख्या की थी और उस पर आधारित प्रश्नों को भी देखा था। उसी कविता को जोड़ते हुए इस कविता की व्याख्या को आपको देखना है, क्योंकि महादेवी वर्मा की कई कविताओं को आप देखेंगे कि एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। वैसे भी आप अलग अलग कवियों को देखेंगे तो हर कवि ऐसा लगता है कि अपनी अगली कविता को अपने पिछली कविता से जोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ वही चीजें दिखाई पड़ जाएंगी। तो हम देखते हैं कि जो बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं कविता है, यह कविता नीरजा काव्य संग्रह में सन 1935 में संकलित की गई थी। इस कविता का जब हम पूरा पाठ करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो आप ये महसूस करेंगे कि कविता दार्शनिक मत के प्रभाव पर आधारित है। महादेवी वर्मा ने बौद्ध धर्म का प्रभाव ग्रहण किया था, तो इस कविता में कुछ आपको दर्शन जैसी बातें दिखाई पड़ेंगी। इसमें भेद से अभेद की चर्चा की गई है, द्वैत से अद्वैत की बात की गई है, रहस्यवाद से यथार्थ की तरफ थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश की गई है। ये कविता मैं शैली में लिखी गई है। जब मैं इसके पहले मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की चर्चा कर रहा था, वहां पर भी बताया था कि ये कविता मैं शैली में है और बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, ये भी कविता आप देख रहे हैं कि मैं शैली में लिखी गई है। इस कविता में ज्यादातर आप देखेंगे कि मैं, यह, वह, ये तीनों जो यहाँ पर सर्वनाम आप देख रहे हैं, इनके बीच संवाद स्थापित है। खासतौर से यह और वह के बीच में संवाद स्थापित किया गया है। यह कविता कुल 4 चरणों में है, यानी कि 5-5 पंक्तियों के 4 पद इस कविता में जुड़े हुए हैं और इस कविता की हर पंक्ति में आप देखेंगे कि 24 मात्राएं जुड़ी हुई। इसके पहले मैं निर्भरी दुख की बदली में मैंने बताया था कि 16-16 मात्राएं, यहाँ पर 24 मात्राएं। ठीक है, महादेवी वर्मा ने इस कविता में स्त्री के अधूरे व्यक्तित्व की अवधारणा को खारिज किया है। अक्सर ये माना जाता है कि स्त्री का जो व्यक्तित्व है वो पुरुष के ऊपर निर्भर है। जब वो पुरुष के संपर्क में जाती है तभी उसका व्यक्तित्व पूर्ण दिखाई पड़ता है। लेकिन इस कविता के माध्यम से आप देखें कि महादेवी वर्मा ने जितने भी शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीन, रागिनी, ठीक है, नींद, जागृति, ठीक, प्रलय, शाप, वरदान, कूल, कूलहीन, प्रवाहिनी, जितने भी शब्द आप देख रहे हैं इसमें 95% से ऊपर के शब्द आपको स्त्रीलिंग दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हीं शब्दों के माध्यम से महादेवी वर्मा ने स्त्री जीवन की भी अभिव्यक्ति इसमें की है और द्वैत से अद्वैत की तरफ जाने की कोशिश की है। ठीक है, और ये बताया गया है कि इस समाज के लिए सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि स्त्रियों की भी जरूरत है और स्त्री पुरुष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है ना। तो देखिए कविता की शुरुआत कैसे हो रही है कि बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, यानी कि बीन का अर्थ यहाँ पर बीड़ा। बीड़ा में आप जानते हैं कि कुछ तार लगे रहते हैं, उनसे झंकृत कुछ ध्वनियां निकलती हैं जो कि संगीत का रूप धारण करती हैं। अलग अलग रागों में उनको बजाया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया कि मैं वो बीड़ा भी हूं जिससे राग उत्पन्न होते हैं, यानी कि बीन भी हूं मैं बीना भी हूं यानी कि बीड़ा भी हूं और उससे निकलने वाली रागनी भी हूं, यानी कि दोनों अलग नहीं किया जा सकता कि बीड़ा अलग है और उससे निकलने वाली जो संगीतात्मक ध्वनियां वो अलग है। दोनों अलग नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पर कविता की पहली ही पंक्ति आप देख रहे हैं कि बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं। बीड़ा के साथ साथ उससे निकलने वाली ध्वनियां या फिर संगीतात्मक ध्वनियां मैं ही हूं, जिसे कि रागिनी के नाम से जाना जाता है। आगे लिखती हैं कि नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निस्पंद और स्पंदन दोनों शब्दों का प्रयोग मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में भी हुआ था। यानी कि महादेवी वर्मा के ये कुछ पसंदीदा शब्द हैं जो कि बार बार वो अपने कविताओं में प्रयुक्त करती हैं। और इसको मुझे क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि मान लीजिए ये पंक्तियां पूछ ली जाए कि किसकी हैं, तो तुरंत अब बता देंगे कि महादेवी वर्मा द्वारा। क्योंकि जब परीक्षाओं में ये सारी पंक्तियां आती हैं तो समानांतर सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और निराला जैसे कवियों का नाम होता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन सा क्रिएट होने लगता है कि आखिरकार किसकी पंक्ति हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ प्रकृति की बात की गई है, तो प्रकृति की जब भी चर्चा की जाती है तो उसमें पंत का नाम आता है। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि पंत ना होकर अगर प्रथम जागृति थी, जगत के प्रथम स्पंदन में पंक्ति आ जाए तो तुरंत आप बता देंगे कि ये महादेवी वर्मा की है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि महादेवी वर्मा का कहना है कि बीन भी हूं, मैं ही बीड़ा हूं, और उस बीड़ा से निकलने वाली जो संगीतात्मक ध्वनियां हैं जिनको कि हम रागनी कहते हैं, वह भी मैं ही हूं। नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, इस प्रकृति में जो खामोशी थी, जो नींद थी, वो भी मैं ही थी। प्रथम जागृति थी, और नींद के बाद जब खामोशी टूटती है तो जो हलचल उत्पन्न होती है जिसको हम जागृति कहते हैं, वो जागृति मैं ही थी। जगत के प्रथम स्पंदन में, इस संसार में जो कुछ पहली घटना घटती है, फिर पहली हलचल होती है, वो मैं ही थी। उसको जगाने वाली मैं ही थी और कोई दूसरा नहीं था। प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, अगर प्रलय भी आया तो मैं ही थी, और प्रलय के बाद भी अगर कुछ चीजें बची चिन्ह के तौर पर, तो जीवन में जो भी चीजें दिखाई पड़ती हैं वो भी मैं ही। यानी कि आप देख रहे हैं कि अंतर विरोधी चीजें यहाँ पर है। एक तरफ आप देखेंगे कि विरोधात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। जहां प्रलय है वहीं जीवन है, जहां नींद है वहीं जागृत। मतलब कि ये सभी शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। बीड़ा है तो रागिनी है, नींद है तो जागरण है, प्रलय है तो जीवन है। इन चीजों को आपको देखना है। यही द्वैत से अद्वैत, ये दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि दोनों एक हैं। आगे लिखते हैं कि शाप हूं जो बन गया वरदान बंधन में। ऐसा माना जाता है कि मैं शाप हूं, किसी के द्वारा दी गई अभिशाप के तौर पर देखा जाता है। लेकिन जब मैं किसी के प्रणय बंधन में बंधती हूं तो मेरे लिए वरदान कहा जाता है। कुल भी हूं, कुलहीन प्रवाहिनी भी हूं, मैं किनारा भी हूं। कुल मतलब यहां पर किनारा, और कहा गया आगे कि कुलहीन प्रवाहिनी भी हूं। प्रवाहिनी मतलब नदी। नदी के किनारों को आपने देखा होगा, सभी लोगों के घर के आसपास या फिर एरिया में 2-4 किलोमीटर दूर कोई न कोई नदी जरूर होगी। ठीक है, तो नदी के किनारों को आपने देखा होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब नदी शांत स्थिति में होती है तो उसके किनारे को देखा जाता है, लेकिन जब वही धारा प्रवाह में प्रवाहिनी होना शुरू कर देती है तो वो पूरी सीमाओं को, पूरे किनारे को तोड़कर आगे बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब तक, अगर इसको स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से देखा जाए, कि जब तक स्त्रियां शांत होती हैं तब तक सारी चीजें मध्यम मध्यम गति से आगे बढ़ती हैं। लेकिन जैसे उनके अंदर आक्रामकता आती है तो कोई भी बाध उनको रोक नहीं पा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पूरे पदबंध में बीन, रागिनी, नींद, जागृति, प्रलय, सांप, कुल, कुलहीन, प्रवाहिनी के माध्यम से महादेवी वर्मा ने रहस्यवाद से स्त्री जीवन के यथार्थ की तरफ मोड़ने की कोशिश की है। आगे बात करते हैं, अगला जो दूसरा पद है कि नयन में जिसके जलद वह त्रिषित चातक हूं, शलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूं। यहां पर देखिए चातक पक्षी का जिक्र किया गया है। यह ऐसा पक्षी है जो एक खास समय का इंतजार करता है, और उस इंतजार में है कि नयन में जिसके जिसके आंखों में वह बादल है, वह त्रिषित प्यासी या फिर प्यासा चातक मैं ही हूं। शलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूं। शलभ एक तरीके का कीट होता है जिसको कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे पतंगा कई जगहों पर बोला जाता है, कई जगह पे इसको फतिंगा बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग जगहों पे बोला जाता है। कई जगहों पे इसको टिड्डा भी बोला जाता है, कई जगहों पे टिड्डी बोला जाता है। मुख्य तौर पर अगर आप सभी के घर में बल्ब होंगे होंगे ही, तो बल्बों के आसपास में खास तौर से बादल यानी बारिश वाले मौसम में
ये सब कीट पतंगे वहां पर आते हैं। और कहा जाता है इसी तरीके की पंक्ति साकेत में भी प्रयोग किया गया कि प्रेम दोनों ओर पलता है, और जो पतिंगा है या फिर फतिंगा है वो उस प्रकाश की तरफ जाता है और वहीं अपने को न्यौछावर कर देता है, वो अपने को खत्म कर लेता है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि मैं उसी कीट की तरह हूं, उसी फतिंगे की तरह हूं, जिसको ये पता है कि वो निष्ठुर दीपक उसकी प्राण को ले लेगा, फिर भी उसके तरफ हम जाते हैं। फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूं, और मैं उस तरीके की व्याकुल बुलबुल हूं। बुलबुल एक तरीके की पक्षी है जिसकी आवाज मधुर मानी गई है। वैसे तो कोयल की भी आवाज को मधुर माना जाता है, यहाँ पर बुलबुल पक्षी भी उसी की कैटेगरी में। लेकिन वो कैसी पक्षी है? विकल, मतलब कि व्याकुल बुलबुल हूं। अपने हृदय में पुष्प को यानी कि सुगंध को छिपाए हुए मैं विकल व्याकुल बुलबुल हूं। एक होकर दूर तन से छा वह चल हूं, और देखने में लगता है कि मैं शरीर और छाया से दूर हूं, लेकिन फिर भी मैं एक हूं। दूर होते हुए भी शरीर और छाया के माध्यम से गतिशील हूं। ठीक है, दूर तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूं, और भले देखने में लग रहा है कि दूर हूं, लेकिन क्या हूं? तुमसे अखंड हूं। अखंड मतलब खंड खंड नहीं हूं, बल्कि एक हूं, और साथ में सुहागिनी भी हूं, सौभाग्यशाली भी हूं। अक्सर सुहागिनी शब्द का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर कि किसी स्त्री का पति जीवित हो, सुहागिन हो, जो कि सिंदूर लगाती हो, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर माधवी वर्मा ने चातक को प्रतीक के तौर पर प्रयोग किया है, शलभ को प्रतीक के तौर पर प्रयोग किया। दीपक इनका बड़ा ही फेमस प्रतीक रहा है, दीपक और बादल। ठीक है, ये माधवी वर्मा के फेमस प्रतीक के तौर पर कविताओं में आते रहे हैं, और सवालों में भी पूछे जाते रहे कि कौन ऐसा छायावादी कवि है, कवित्री है, जो कि ज्यादातर दीपक और बादलों को अपने कविताओं में जगह दिया हुआ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि बुलबुल का भी जिक्र किया गया है। तो इन्हीं के माध्यम से माधवी वर्मा ने भेद से अभेद की तरफ, द्वैत से अद्वैत की तरफ दार्शनिक पृष्ठभूमि में देखने का प्रयास किया है। कुछ यहाँ पर उनका दार्शनिक रूप दिखाई पड़ रहा है। अगला पदबंध है कि आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूं जिसको बिछे हैं पावड़े पल के। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक नया प्रतीक है कि मैं ऐसी आग हूं जहां से हिमजल के बिंदु ढुलकते हैं या फिर निकलते हैं। मैं ऐसी आग, आप कल्पना कीजिए कि ऐसी आग जहां से हिमजल के यानी बर्फ नुमा यानी ठंडे जल के बिंदु टपकते हो, वो किस तरीके की आग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कवयित्री ही इस चीज को भली भांति समझ सकती है, और पाठक को भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके की आग है, जिसमें जलाने वाली आग नहीं है बल्कि हिमजल टाइप की आग है। अच्छा, आप लोगों ने अगर बर्फ को महसूस किया होगा, तो अगर बहुत ज्यादा हार्ड बर्फ होता है तो वो भी दुख पहुंचाता है, वो भी बहुत प्रसन्नता नहीं पहुंचाता, वो भी लगता है कि जला देगा। तो उसी तरीके की आग हूं, देखने में तो शीतल हूं लेकिन खतरनाक हूं। शून्य हूं जिसको बिछे हैं पावड़े पल के, और मैं ऐसी शून्य हूं जिसके लिए पावड़े, पावड़े का कहा जाता है कि जब कोई अपने प्रिय के लिए के इंतजार में कोई दरी बिछाकर बैठा हो। आप लोग अपने उन विद्यालयी जीवन को याद कीजिए, विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय जीवन को, जब आप किसी के इंतजार में तैयारी के साथ खड़े रहा करते थे, प्रतीक्षा करते थे। यहाँ पर कुछ ऐसा ही बताया गया है कि मैं उस शून्य की तरह हूं, उस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की तरह हूं जिसके इंतजार में कोई ठीक वैसे ही खड़ा है जैसे कि अपने प्रिय का इंतजार करता है, उसके लिए दरी बिछाकर खड़ा है, उसके उस पल को याद कर रहा है। पुलक हूं वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, मैं उस तरीके की खुशी हूं जैसे कोई कठिन पत्थरों के बीच में पला बढ़ा हुआ है, यानी कि संघर्षों में अपने कष्टों को दूर करते हुए खुशी को पाया हुआ है। हूं वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में, और मेरा प्रतिबिंब वही है जो आधार, बिंब प्रतिबिंब, आप दो शब्दों का प्रयोग सुने होंगे, तो यहां पर वही दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, आधार। मैं उस आधार का प्रतिबिंब हूं जो कि
कहाँ है? हृदय में है। नील घन भी हूं, सुनहली दामिनी भी हूं, और मैं नीला घना घन हूं, ठीक है, बादल हूं, सुनहली दामिनी भी हूं, और उस घने बादल में सुनहली यानी कि स्वर्ण किरण की, सोने जैसी चमक वाली बिजली भी हूं। आप देख रहे हैं कि अंतर विरोधी, एक दूसरे के विरोधी शब्दों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर महादेवी वर्मा ने शब्दों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा है। यानी कि चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ये प्रकृति के जितने भी यहाँ पर प्रतीक के तौर पर चीजों को लिया गया है, वो एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी एक दूसरे को संपूर्ण करने में अपना योगदान निभाते हैं या फिर संपूर्णता को प्राप्त कराते हैं। अगर मान लीजिए अगर आकाश में घना बादल नहीं होगा तो सुनहली दामिनी यानी बिजली का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हर कंडीशन एक दूसरे के पूरक के तौर पर है। सुख है तो दुख है, ठीक है, सफलता है तो असफलता है, असफलता है तो सफलता है, ठीक है, पढ़ाई है तो एंजॉयमेंट भी है, एंजॉयमेंट है तो पढ़ाई भी है। तो आप देख रहे हैं कि जीवन में दोनों पक्ष हमेशा समानांतर रूप से चलते रहते हैं। अगला पदबंध है कि नाश भी हूं मैं, अनंत विकास का क्रम भी। मैं नाश करने वाली भी हूं और इस अनंत असीमित विकास का क्रम भी हूं। तो देख रहे हैं कि अंतर्विरोधी शब्दों का प्रयोग यहां पर किया गया है। त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का दम भी। त्याग रूपी दिन भी हूं और चरम आसक्ति, आसक्ति मतलब लगाव, चरम लगाव का अंधेरा भी हूं मैं। दोनों देख रहे हैं यहां पर दिन और रात, इसको तम को रात भी ले सकते हैं, वैसे इसका शाब्दिक अर्थ अंधेरा ही होता है। ठीक है, तार भी, आघात भी, झंकार की गति भी। मैं वो तार भी हूं जो इस बीड़ा में लगा हुआ है, जो बीना है, जो पहली पंक्ति शुरुआत की गई थी इस कविता की, उसमें जो तार लगे हुए हैं वो मैं तार भी हूं। उस पे जो आघात किए जाते हैं उसको बजाने के लिए वो मैं ही हूं, और आघात करने के बाद जो झंकार या फिर ध्वनियां निकलती हैं और उन ध्वनियों की जो गति होती है वो मैं ही हूं। यानी सब कुछ मैं ही हूं। पात्र भी, मधु भी, मधुप भी, मधुर विस्मृति भी। यानी कि मैं पात्र भी हूं। पात्र यहाँ पर कैरेक्टर से नहीं है बल्कि उस बर्तन से रिलेटेड है, जिसमें कोई मधु पीता है और मधु पीने वाला, और पीने के बाद मधुर विस्मृतियों में खोज जाने वाला। यहाँ पर आप इस पंक्ति को देखिए कि मैं वही पात्र भी हूं, मधु भी हूं। मधु मतलब जो मधुशाला शब्द का प्रयोग हरिवंश राय बच्चन ने किया, मधु मतलब जो जिसको हम बोलते हैं हनी। ठीक है, तो उस वो मधु भी हूं और मधुप, यहाँ पर मधुप शब्द का प्रयोग आप देख रहे हैं कि मधु को पीने वाला। बहुत लोगों का नाम भी होता है मधु, मधुप को भंवरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा मनुष्य के दृष्टिकोण से देखें तो आप देख रहे हैं कि मधुप मतलब मधु को पीने वाला, और पीने के बाद मधुर विस्मृतियों में खो जाने वाला मैं ही हूं। यानी कि मुझे अलग नहीं किया जा सकता। जो लोग अलग अलग द्वैत करके देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। सारी चीजें क्या है, एक दूसरे के भेद को मिटाने वाली हैं, अभेद है, अद्वैत है। अधर भी हूं और स्मित की चांदनी भी हूं। यानी कि होठों, मैं ही होठ भी हूं और होठ से निकलने वाली जो स्मित यानी जो चमक है वो चांदनी मैं ही हूं। जो स्मित आप देखें कि प्रसन्नता का, हंसी का एक भेद होता है। हंसी के वैसे 6 भेद होते हैं। कई लोग एकदम पूरा हा हा करके हंसते हैं, कई लोग मंद मंद मुस्कुराते हैं, कई लोग केवल दांत दिखाते हैं, कई लोग होठों से मुस्कुराते हैं। होठों से मुस्कुराना ही स्मित कहलाता है। कई लोगों का नाम भी रहता है स्मिता जैसे नाम होता है। ठीक है, तो स्मित की चांदनी भी मैं ही होठ भी हूं, और उस होठ से निकलने वाली जो उज्जवलता प्रदान करने वाली स्मित हंसी है, उसकी जो चांदनी है, उसकी जो प्रसन्नता दिखाई देती है, वो भी मैं ही हूं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने पूरी कविता की व्याख्या की, चारों पदबंध आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ तक कि जो कठिन शब्द थे उनके अर्थ भी आप आसानी से समझ गए होंगे। तो इस आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चलते हैं, हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों के ऊपर। पूछा गया है पहला प्रश्न यहाँ पर, यामा काव्य संग्रह में संकलित है निहार, निर्जा, दीपशिखा,
संधिनी। सही कूट पर आधारित इसमें से कौन सा कूट है जो सही है? पूछा गया कि ए व सी, बी व डी, सी व डी, ए व बी। तो यामा, जब हमने शुरुआत में मैं निर्भरी दुख के बदले कविता की व्याख्या की थी, उसके पहले माधवी वर्मा के काव्य संग्रहों से संबंधित, गद्य संग्रहों से और संकलन से संबंधित चीजों पर बात की थी। आपको वो सारी चीजें याद आ गई होंगी और यामा भी याद आ गया होगा कि इसमें कुल कितने काव्य संग्रह शामिल हैं और कौन कौन से। तो इसका जो सही जवाब हो गया कि निहार और नीरजा, यानी ऑप्शन चौथा इसका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो इस वीडियो लेक्चर के शुरुआत में ही मैंने बताया कि यह कविता संकलित है किसमें? ऑप्शन दिया गया नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, नीरजा में यह कविता संकलित की गई है, जो कि सन 1935 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि विश्व शलभ में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा। तो विश्व शलभ यहाँ पर जो शब्द दिया गया है, इसमें कौन सा अलंकार है हमें बताना है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, रूपक अलंकार है। अगर आपको रूपक अलंकार पकड़ना है तो चाहे तो आप इसकी परिभाषा को याद रखिए, या फिर जब दो शब्दों के बीच में इस तरीके से संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो अक्सर 99% रूपक अलंकार होता है। तो ये एक टिक आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कूलहीन प्रवाहिनी भी हूं किसके लिए कहा गया है? कूलहीन प्रवाहिनी भी हूं किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन दिया गया है स्त्री पुरुष, भावना, नदी और स्त्री, अश्रुधारा। तो ये किसके लिए कहा गया है? सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन सी, नदी और स्त्री दोनों के लिए कहा गया है। ठीक है, कूलहीन प्रवाहिनी भी हूं। अगला प्रश्न है, नीरजा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन दिया गया 1925, 1935, 1945, 1955। तो नीरजा काव्य संग्रह, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, 1935 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रस्तर का अर्थ है। मान लीजिए यहां पर मैंने छोटे में प्रश्न को पूछा है, लेकिन इसी को बड़ा करके नए पैटर्न में पूछा जा सकता है। पंक्तियां दे दी जाएंगी और उसी में एक जगह प्रस्तर लिखा रहेगा, पूछ दिया जाएगा कि इसका अर्थ क्या है। तब देखने में लगेगा कि ये नया प्रश्न है और नए पैटर्न पे है, लेकिन उत्तर तो वही इसका होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रस्तर का अर्थ क्या है, आपके दिमाग में इसका उत्तर आने लगा होगा। ऑप्शन दिया गया है नदी का किनारा, क्षितिज, पौधा, पत्थर। तो प्रस्तर का सही जवाब है कि पत्थर के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पात्र भी मधुर, विस्मृति भी, ठीक है, रिक्त स्थान में भरा जाएगा। तो जब उस पंक्ति को आप पूरा जानेंगे तो तुरंत भर देंगे। अभी आपने तत्काल में इसकी व्याख्या देखी है तो उम्मीद है कि तुरंत आप बता देंगे कि यहाँ पर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, मधु यहाँ पर लिखा जाएगा कि पात्र भी, मधु भी, मधुप भी और मधुर विस्मृति भी। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि बीन भी हूं तुम्हारी रागनी भी हूं के संदर्भ में असत्य है। सांध्य गीत में संकलित है, इसमें 4 पद हैं, इसकी पंक्तियां 24 मात्राओं में है, अद्वैत का प्रतिपादन करती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा असत्य कथन है ये हमें बताना है। तो आपके दिमाग में आने लगा होगा कि हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि सांध्य गीत में संकलित है, बल्कि ये तो नीरजा में है। ठीक है, तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। तो देखिए इस कविता पर आधारित ये कुछ प्रश्न थे, और इसके अतिरिक्त अगर आप व्याख्या अच्छे से समझ जाएंगे तो किसी भी तरीके से घुमाकर सवाल पूछा जाएगा, आप आसानी से वहां बता देंगे। तो उम्मीद है कि ये हमारा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।